सभी को मेरा नमस्कार एवं शुभ संध्या। IFPH द्वारा आयोजित हिंदी दैनिक वेबिनार श्रृंखला के 1054वें भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेबिनार की शुरुआत हम लोग एक मौन प्रार्थना से करेंगे। धन्यवाद सभी का। हमारे आज के इस ज्ञानवर्धक वेबिनार में एक बहुत ही प्रतिष्ठित एवं अनुभवी होम्योपैथिक चिकित्सक उपस्थित हैं। सर का नाम डॉक्टर विवेक कुमार सैल है। डॉक्टर विवेक कुमार सैल ने MD की उपाधि प्रतिष्ठित संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता से प्राप्त की है। यह संस्थान देश का अग्रणी होम्योपैथिक शिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र है, जहां से शिक्षा प्राप्त करना स्वयं में उत्कृष्टता का प्रमाण है। वर्तमान में सर RBTS गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में एसोसिएट प्रोफेसर प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन विभाग के रूप में कार्यरत हैं। साथ ही सर ने संस्थान में डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के महत्वपूर्ण प्रशासनिक दायित्व का भी सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। इनका शिक्षण अनुभव, क्लिनिकल दक्षता, प्रशासनिक नेतृत्व एवं होम्योपैथी के सिद्धांतों पर गहन पकड़ एक विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान करती है। सर अनेक विद्यार्थियों को न केवल विषय की गहराई सिखाई है, बल्कि उन्हें एक संवेदनशील एवं नैतिक चिकित्सक बनने की भी प्रेरणा दी है। सर, हमें पूर्ण विश्वास है कि आज के इस व्याख्यान से हमें क्लिनिकल प्रैक्टिस में नई दृष्टिकोण देगा और बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। सर के आज के व्याख्यान का विषय ज्वाइंट पेन एंड इट्स होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। तो मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे और आग्रह करती हूँ कि अपना व्याख्यान शुरू करें और अपने ज्ञान और अनुभव को हमसे साझा करें। बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। धन्यवाद डॉक्टर श्रुति। आज का जो विषय हमारा है कि जोड़ों का दर्द और इसका होम्योपैथी निदान कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि आजकल जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में, डे टू डे प्रैक्टिस में, मोस्ट ऑफ द पेशेंट, एवरी थर्ड पेशेंट दैट ही वो जो है जोड़ों के दर्द से सफर करते हैं। तो उनका सफल निदान, सफल उपचार, दवा के साथ साथ और क्या क्या दिया जा सकता है ताकि उनको उसको सफलतापूर्वक ट्रीटमेंट कर सकें। तो जोड़ों का दर्द जो आया है ग्रीक वर्ड से, अर्थेल्जिया भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। मीन्स और ऑर्थो मीन्स ज्वाइंट, एनालोगस मीन्स ज्वाइंट पेन। जिसने हमने बताया था कि 20 to 30% जो भी हमारे प्रैक्टिस साथ में आते हैं, क्लिनिक में आते हैं, चाहे हॉस्पिटल में आते हैं, अब हर तीसरा पेशेंट वो जोड़ों के दर्द से सफर कर रहे होते हैं। और स्पेशली उसमें देखा गया है जो कि 50 ईयर्स, 60 साल, 50 साल के क्रॉस कर चुके होते हैं, कहीं ना कहीं चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, वो जोड़ों के दर्द से सफर कर रहे होते हैं। तो उसका जो दूसरे मेथड्स में जो ट्रीटमेंट चलता है वो पेन किलर के रूप में देते हैं या उसका जो है मल्टीविटामिन देते हैं, तो उसका कोई प्रॉपर निदान नहीं मिल पाता है। तो एक आशा की ओर, होम्योपैथी की ओर देखती हैं। तो हम लोग इसको सफलतापूर्वक मैनेज कर सकें, ट्रीट कर सकें, परमानेंट क्योर कर सकें, इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। तो दवा के साथ साथ और क्या क्या हमारा मैनेजमेंट पार्ट होगा वो भी हम देखेंगे आगे, ताकि जोड़ों का दर्द को निदान दिया जा सके। सो मोस्ट दिखा रहा है ग्राफ में कि जो भी जोड़ों के दर्द सफर कर रहे हैं उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस जो सबसे ज्यादा है, देन अदर डिसऑर्डर्स लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अदर आर्थराइटिस वो भी इसमें आते हैं। तो कहीं ना कहीं जोड़ों का दर्द का हम देखा जाए कि उसको अगर हम लोग जोड़ा जाए कि कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के रूप में, कि मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स की मसल्स एंड बोन, जॉइंट, लिगामेंट, कार्टिलेज, इसमें कहीं ना कहीं या तो इंजुरी हो या कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं डिजेनरेशन हो रहा है, जिसकी वजह से उसको दर्द स्टार्ट होता है, जोड़ों का दर्द की प्रॉब्लम होती है। इसको एक सिस्टम सिस्टम के रूप में माना जाता है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में मसल्स, मांसपेशी के साथ साथ बोन का भी, दोनों का भी योगदान रहता है उस दर्द में। कि कहीं ना कहीं कार्टिलेज में प्रॉब्लम हो, जॉइंट में प्रॉब्लम हो, उसका वर्सा में प्रॉब्लम हो, लिगामेंट में प्रॉब्लम हो, टेंडन में हो, मसल्स में हो, इसका कहीं ना कहीं कोई इंजुरी, किसी तरह का इंजुरी हो या डिजेनेशन हो रहा होता है, उस कंडीशन में हम इसको
पेन महसूस करते हैं, दर्द महसूस करते हैं, तो उसको हम लोग कैसे निदान दिया जा सके। तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम सिस्टम जो बोला गया है वो बनता है कि मसल्स का, टेंडन का, लिगामेंट का, गर्दन का बोन है, ये सब सारे आते हैं इसके अंदर। तो अगर डिसऑर्डर की बात किया जाए तो या तो इंजुरी और पेन, या तो उसमें जो कभी इंजुरी रहा हो, या घिसने से, कोई इन्फ्लामेशन से उसमें दर्द स्टार्ट हो, तो ये मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स के रूप में जाना जाता है। तो इसका कहीं ना कहीं जो जुड़ाव है वो मांसपेशी का दर्द, जॉइंट का दर्द मीन्स बोन का दर्द, हड्डियों में दर्द हो, ठीक है, जिसकी वजह से दर्द होता है। इसमें बहुत सारे डिजीज आते हैं, लेकिन सारे डिजीज का तो हम ये डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ डिजीज को हमने डिस्कशन के रूप में रखा है कि इसमें क्या क्या डिजीज को हम लोग मैनेज कर सकें, जो कि कॉमन डे टू डे प्रैक्टिस में हमारा हेल्पफुल होगा। और अभी के टाइम में बताया कि 60 ईयर्स 50 ईयर्स के एज के बाद, एक एज के बाद हर दूसरा तीसरा पेशेंट वो जोड़ के दर्द से ग्रसित रहता है। तो उसका निदान हम लोग कैसे करें। ठीक है, ये बताएगा कारण कि या तो स्ट्रेन की वजह से, रिपीटेटिव स्ट्रेन, बार बार उसमें स्ट्रेन हो रहा हो, या पोस्चर को मेंटेन नहीं हो रहा है, कि जो बैठने का पोजीशन, लाइक ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स है, तो उसका ऑक्यूपेशन ऐसा है कि उसको एक ही पोस्चर में लगातार 6 घंटे 10 घंटे बैठ रहा हो, या किसी तरह का एक्सर्शन लिया हो बॉडी में, जिसकी वजह से ग्रेजुअली वो एक दर्द के रूप में स्टार्ट होता है, धीरे धीरे वो बढ़ते चला जाता है। तो उसको कैसे सिर्फ दवा देकर के हम लोग मैनेज नहीं कर सकते, दवा के साथ मैनेजमेंट भी जरूरी है, कि उसका जो पोस्चर है उसको मैनेज किया जाए। उसका अगर ओवर वेट है तो वेट को कम किया जाए, ताकि जो जोड़ों पे असर पड़ रहा है उसको कम कर सके। तो बहुत सारे काउज, जैसे एज बताया, ऑक्यूपेशन है, एक्टिविटी एंड लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स, ये सब आते हैं। तो दवा के साथ साथ हम मैनेजमेंट पार्ट को भी जरूर ध्यान में रखेंगे, ताकि सिर्फ दवा के साथ उसको भी मैनेज दे सकें, ताकि उसका प्रॉपर केयर हो सके, निदान हो सके, और सफलतापूर्वक उसका उपचार किया जा सके। तो जोड़ों का दर्द का कोई पेशेंट आता है तो उसके आप स्टार्ट केस्टिंग स्टार्ट करने के दौरान हम उसको पूछ सकते हैं कि ये जेनेटिक है क्या आपका, कि आपका जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला आ रहा है क्या। कि बहुत सारा हमने देखा है कि उसका ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो कॉमन है, कि हर एक पीढ़ी को ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रॉब्लम हो रही है, या कोई बोन डिजेनरेशन प्रॉब्लम है, या उसका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, या फ्रोजन शोल्डर लाइक पेरियार्थराइटिस वगैरह है, इनकैप्सुलाइटिस इज देयर। तो ये आपका जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन है क्या। नंबर टू, क्या इसमें कोई स्ट्रेस, किसी टाइप का स्ट्रेस आपका रिलेटेड है उस डिसऑर्डर्स में, पेन में, दर्द में। स्ट्रेस इन मीन्स फिजिकल स्ट्रेस और इसमें मेंटल स्ट्रेस, जो कि उसके एवरीडे लाइफ में उसको ग्रेजुअली वो एक क्रोनिक डिजीज के रूप में डेवलप हुआ है। ठीक है, तो ये दूसरा मुझसे पूछेंगे किसी टाइप का फिजिकल स्ट्रेस, किसी टाइप का स्ट्रेस आपके पीछे है क्या इसमें। इट और कोई ऐसा डेली रूटीन आपके घर में है जो आप एक ही रूटीन को बार बार फॉलो कर रहे हैं, कि आप कोई काम कर रहे हैं तो लगातार 6 घंटे 7 घंटे एक ही पोस्टर में बैठे हैं, खड़े हैं, या कुछ इस तरह के काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको एक पोस्टर को मेंटेन कर रहे हैं। तो वो चीज आपके लाइफ में है कि अगर उस तरह का आता है तो हम दवा के साथ उसका मैनेजमेंट में करेंगे, कि आप हर बार जो पोस्टर को मेंटेन कीजिए, हर 2-3 घंटे में आप अगर बैठ के काम करते हैं तो चलिए, खड़ा रहिए। इसको भी हम लोग देखते हैं। तो ये सब अगर देखा जाए हम लोग होम्योपैथी में, तो ये मेंटेनिंग काउच के रूप में काम करता है, कि अगर आप मेडिसिन सही दे रहे हैं लेकिन आप मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में आपका मेडिसिन एक हद तक काम करता है, फर्दर वो काम नहीं कर पाता है, या उपचार प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो इसको जो मेंटेनिंग काउच है उसको भी साथ में रिमूव करना है। और भी रियलिटी मत, हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो न्यूट्रिशियस डाइट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, कि जिसमें कि कैल्शियम हो, जिसमें विटामिन हो, जिसमें विटामिन B12 हो, वो आपके डाइट में है कि नहीं, या सिर्फ आप बाहर का खाना खा रहे हैं, पैक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड ले रहे हैं, जो हेल्दी डाइट आप मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको भी हम लोग पूछेंगे। उसके एक्सरसाइज आप कितना कर रहे हैं, कि एक्सरसाइज इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अभी के टाइम में देखा जाता है कि एक्सरसाइज बहुत बड़ा रोल होता है। दो चीज हम खासकर ऑब्जर्व करते हैं, कि एक तो बहुत सारे महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि सनलाइट से कोई उसको प्रॉब्लम, मतलब कभी वो जाते नहीं है, घर पे रहते हैं, या जो ड्रिंकिंग वाटर ले रहे हैं वो पूरा RO का वाटर है, जिसमें कि कुछ भी कैल्शियम या कुछ भी मिनरल्स नहीं है। उस कंडीशन में देखते हैं कि बोन पेन जो होता है बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो उस चीज को भी हमको मेंटेन करना है, कि आप थोड़ा सनलाइट जाएं, थोड़ा मॉर्निंग वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें। किसी को मान लिया RA का प्रॉब्लम है, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस तो है साथ में, तो दवा के साथ साथ हम उसको क्या क्या एक्सरसाइज बता सकते हैं, ताकि उसका प्रॉब्लम को कम किया जा सके, उसको मेंटेनिंग कॉज को रिमूव किया जा सके, उसको जो लाइफ स्टाइल उसको चेंज किया जा सके। तो हर जगह मेडिसिन के साथ साथ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। मैनेजमेंट इन फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, इन फॉर्म ऑफ डाइट, डाइट के रूप में, एक्सरसाइज के रूप में आप उसको एडवाइस दे सकते हैं।
बहुत सारे पेशेंट हैं, जो लास्ट पॉइंट बताया, कि बहुत सारे पेशेंट हैं वो क्या करते हैं कि दर्द स्टार्ट होता है थोड़ा से, तो उसको इग्नोर कर देते हैं, कि उसको इग्नोर कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा दर्द है, लेकिन वही दर्द धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्रोनिक पेन, क्रोनिक बोन पेन के रूप में आ जाता है। तो उसका बॉडी है कि वो कम्युनिकेट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, या जो उसका प्रॉब्लम उसको इग्नोर कर रहा है, तो इग्नोर करने की वजह से ही एक टाइम ऐसा आता है कि उसको भविष्य में जाकर के स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप हो जाता है या अदर जॉइंट प्रॉब्लम डेवलप होता है। तो दीज आर द क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन हम उससे पूछेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ केस टेकिंग में, कि ये कहीं ना कहीं मेंटेनिंग काउच के रूप में काम तो नहीं कर रहा है। तो कॉमन जॉइंट डिसऑर्डर्स में जैसे हमने बताया कि सारे का तो वो टाइम उतना नहीं मिल पाएगा, लेकिन कम से कम 4-5 डिजीज का हम डिस्कस करेंगे। और जो सबसे कॉमन डिसऑर्डर्स है, कॉमन जॉइंट डिसऑर्डर आज के टाइम में देखा जाता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। बहुत कॉमन है, बहुत बर्निंग केस है हर, और वो कहीं भी उसका प्रॉपर अगर इलाज नहीं हो पाता तो लास्ट में होम्योपैथी पर जरूर आते हैं कि आप कुछ ना कुछ इसके लिए कीजिए। अभी जो क्लिनिक में कम से कम डेली 2-4 पेशेंट ऐसे आते हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस सफर कर रहे हैं, और वो बहुत लंबे टाइम से वो पेन किलर ले रहे हैं या वो मल्टीविटामिन ले रहे हैं, लेकिन उसका जब तक दवा लेते हैं तो काम कर रहा है, दवा लेने के बाद वो अगेन पेन और ही ज्यादा हो रहा है, बिकॉज उसका प्रॉपर केयर, प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो नहीं मिल पा रहा है। उस कंडीशन में हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? डिजेनेशन, डिजेनेशन ऑफ द लिगामेंट, डिजेनेशन ऑफ द बोन इज देयर। बोन का डिजेनेशन जो घर्षण हो की वजह से डिजेनेट कर जाता है। नंबर 2 इज द रिमेटॉइड आर्थराइटिस। तो इसमें जो इन्फ्लामेशन मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, जो भी जॉइंट का सूजन हो जाना, तो वो आता है रिमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर। नंबर 3 गाउट, गाउट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है कि कहीं ना कहीं यूरिक एसिड का बढ़ जाने, हाइपरयूरेसिमिया की वजह से डेवलप होता है। और इंजरी टू द एनी जॉइंट, ये सब है। फिर डिसलोकेशन ऑफ द जॉइंट, कि कोई जॉइंट का डिसलोकेशन है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी स्पॉन्डिलाइटिस होता है, चाहे लंबर हो, सर्वाइकल हो, या इन कैप्सुलाइटिस, बहुत फ्रोजन शोल्डर, आज के टाइम में देखा जाता है कि जो भी पेशेंट है 40 ईयर्स के बाद अगर आ रहे हैं हमारे पास, अगर वो डायबिटीज हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, हिस्ट्री ऑफ जो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज कर गया है, उसको देखा जाता है कि वो फ्रोजन शोल्डर लेकर आते हैं, कि उसका कोई एक राइट हैंड या लेफ्ट हैंड या कोई दोनों हैंड उसका उठता नहीं है। तो उस कंडीशन को कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं विद द मेडिसिन, मेडिसिन के साथ साथ क्या उसको सजेशन दें, कैसे एडवाइस करें ताकि उसको मैनेज किया सकते हैं, कि उसका कोई और दूसरे जो है सॉल्यूशन नहीं है, तो सॉल्यूशन हमारे पास है तो हम उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं बाय गिविंग द मेडिसिन, मेडिसिन दे करके उसके साथ मैनेजमेंट को भी कंट्रोल देखेंगे। तो फर्स्ट दैट इज द कॉमनेस्ट अर्थराइटिस, दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। कि आज के टाइम में देखा जाता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो सबसे कॉमन बोन डिसऑर्डर्स है। तो इसलिए जो महिलाओं में आफ्टर 40 ईयर्स के बाद, 40-45 के बाद, जब भी वो मेनोपॉज का एज आता है, जब एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, उस कंडीशन में ऑस्टियोआर्थराइटिस या बोन का डिजेनेरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो उसको हम लोग कैसे मैनेज करें? ठीक है, तो जैसे बोला गया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब ऑस्टियो, ऑस्टियो मतलब बोन, अर्थरा मीन्स होता है ज्वाइंट, आर्टिस मीन्स इन्फ्लामेशन, बोन इन्फ्लामेशन एंड ज्वाइंट्स। सो इट इज ए डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, मीन्स बोला गया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस मेनली इसमें डिजेनरेशन होता है। तो डिजेनरेशन को कैसे हम लोग कम कर सकें, मैनेज कर सकें, ताकि उसका जो दर्द है, जो उससे दर्द से परेशानी है, उस परेशानी को हम लोग दूर कर सकें। और ये एक दिन में 2 दिन में डेवलप नहीं होता है, इसको डेवलप होने में लंबे टाइम तक लगता है। तो हमने जो क्वेश्चन दिया था कि आप पूछिए कि आपने कब से दर्द है, दर्द है तो आपका इसका इलाज किए या आपने इग्नोर किया। ठीक है, तो ये ग्रेजुअली क्या होता है, कार्टिलेज का लॉस हो जाता है, ग्रेजुअली बोन का जो लॉस हो जाता है, और न्यू बोन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे ऑस्टियोफाइट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। एंड दैट कॉजेज पेन, वो पेन प्रोड्यूस करता है, स्वेलिंग प्रोड्यूस करता है, सूजन हो जाती है क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे पेन होता है। तो स्पेशली जो वेट बेयरिंग ज्वाइंट है, कि किसी का वजन ज्यादा है, तो वजन ज्यादा जो वेट बेयरिंग ज्वाइंट है उसमें पेन स्टार्ट हो जाता है, खासकर नी ज्वाइंट में पेन स्टार्ट होता है, नी ज्वाइंट में डिजेनेशन स्टार्ट होता है, और वहां पे कार्टिलेज का टीयर स्टार्ट होता है। तो ये चीज को हमको मैनेज करना है, देखना है, क्योंकि ये बहुत कॉमन डिसऑर्डर आज के टाइम में देखा जाता है, कि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आए कि सर हमने इस तरह से दिखाया, और वहां पे नी रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, नी रिप्लेसमेंट के लिए बोला जा रहा है। क्या आप ये, क्या मैनेजमेंट हो सकता है, ठीक हो सकता है, क्योर हो सकता है? तो हम तो क्योर की बात तो नहीं करते हैं, मतलब आपका मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि डिजेनेशन होगा, डिजेनेशन दोबारा डिजेनरेट नहीं करेगा, लेकिन जो आपका पेन है, जो स्वेलिंग, उसको कम किया जा सकता है बाई द होम्योपैथिक मेडिसिन। सेम थिंग उसका डिफिनेशन की द मोस्ट कॉमन क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजेनेरेटिव जॉइंट डिजीज, क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजेनेशन,
ये तीन इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एक्यूट होता नहीं है। एक क्रोनिक कंडीशन है जहाँ धीरे 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 डिजेनरेट करना स्टार्ट करता है, और उसको अगर पेशेंट इग्नोर करते चला गया तो भविष्य में जाकर के वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, कि पेशेंट थोड़ा भी चल नहीं पाता, थोड़ा भी चलने के बाद उसका स्वेलिंग हो जाता है, ज्वाइंट पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्रोनिक कंडीशन है, तो इसको जितना अर्ली से अर्ली इसको मैनेज कर सकें, जितना अर्ली से अर्ली इसको डायग्नोसिस करके प्रिवेंट कर सकें, ये हमारा लक्ष्य रहता है। दूसरा कि देयर इज लॉस ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, हाइपरट्रॉफी ऑफ द बोन, बोन का हाइपरट्रॉफी, बोन का न्यू बोन फॉर्मेशन, ऑस्टियोफाइड फॉर्मेशन इज देयर, वहां पे होता है। एंड देयर इज अल्टरेशन ऑफ साइब्रियल मेम्ब्रेन्स एंड जॉइंट कैप्सूल, जॉइंट कैप्सूल का अल्टर हो जाता है, जिससे कि हम पिक्चर में अगर देखें तो ये दो पार्ट दिखाया गया है। वन पार्ट इज द नॉर्मल साइड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड दिखा रहा है यहाँ पे वो डिजेंरेटिव पार्ट है। ठीक है, तो इसमें दिखाया जा रहा है कि जो गैप है, नॉर्मल साइड देयर गैप ही दिया, सफिशिएंट गैप, जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, कार्टिलेज प्रॉपर है। लेकिन दूसरे साइड जो दिखाया जा रहा है, वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि लिगामेंट का टीयर हो गया है, लिगामेंट ब्रेक हो गया है, जिसकी वजह से बोन आपस में टकरा रहा है, बोन का फ्रिक्शन हो जा रहा है। तो ये मेन काउज करता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है वो डिजेनेशन इज देयर, बार बार बोन का गिरने से ये प्रॉब्लम आती है। तो ये एक नॉर्मल बोन की है, और एक है ऑस्टियोआर्थराइटिस का बोन का जो पोजीशन है कैसे होगा। इसमें दिखाया जाए क्लियरली कि ऑस्टियोफाइट का फॉर्मेशन होता है, ये जो स्मॉल स्मॉल स्वेलिंग इज देयर, ये स्मॉल स्वेलिंग क्या है, ये ऑस्टियोफाइट है, न्यू बोन फॉर्मेशन। यही अगर प्रेस होगा, कार्टिलेज चुभता है, तो ये दैट प्रोड्यूसेस पेन। दूसरी बात जो फ्रिक्शन होता है कि बोन बीच में टिबिया है और फीमर के बीच में बोन, वहाँ कार्टिलेज कार्टिलेज थिकनेस धीरे घटते घटते एंड वो क्या होता है, पूरा कंप्लीटली टीयर कर ब्रेक कर जाता है, और वो फ्रिक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाता है, पेन होता है चलने पे। तो ये जनरली देखा जाता है कि ओनली द ओवरवेट इज द मेन रीजन। ओवरवेट जिसका है उसको बहुत जल्दी डेवलप करता है। दूसरा है कि फीमेल में जो ऑस्टियोपोरोसिस का कंडीशन आता है, उसमें देखा जाता है कि जहाँ ऑस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज करता है, उस कंडीशन में ये डेवलप करता है। तो अभी सबसे ज्यादा अगर ओल्ड एज में देखा जाता है तो या हमारे पास प्रैक्टिस क्लिनिक में हो या हॉस्पिटल में हो, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट बहुत कॉमन आते हैं, जहाँ पे अदर सिस्टम में आप इसको पेन किलर के रूप में ट्रीटमेंट दिया जाता है, या मल्टीविटामिन दे करके, और हम लोग इसको अच्छे से, और हमारे सिस्टम में वो आते हैं इस तरह, वहां पे तो हमने दिखा लिया, वहां पे पेन किलर दिए जा रहे हैं, पावर बढ़ाते जा रहे हैं, जब दवा छोड़ रहे हैं तब दर्द वैसा का वैसा रहता है। ठीक है, तो हमारे पास आते हैं या होम्योपैथी सिस्टम में आते हैं, तो उसका सही से प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं हम लोग, किया जा सकता है। तो इसका सिवियरिटी कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पे दो चीज है, पेन एंड स्टिफनेस। पेन एंड स्टिफनेस, पेन इज देयर, स्टिफनेस इज देयर, कि जितना सीवियर होगा उतना पेन ज्यादा होगा, उतना स्टिफनेस ज्यादा होगा, चल नहीं पाएगा, चलने के बाद उसको दर्द होगी, कहीं स्टेज पे चलने पे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसको दवा के साथ साथ, मेडिसिन के साथ साथ मैनेजमेंट भी पार्ट में देखना है, कि इसको दवा तो दे ही, मेडिसिन दे, कौन सा मेडिसिन दिया जाए, कोई भी मेडिसिन आप आ सकती है ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेसिस पे। बट कुछ सपोर्टिव मेडिसिन भी हम लोग दे सकते हैं, जैसे कैल्शियम ग्रुप का मेडिसिन दिए, कैलक्रिया फ्लोर हुआ, कैलक्रिया फॉस हो गया, इस टाइप का ग्रुप जो सपोर्टिव मेडिसिन की बाइकमेडिसिन मेडिसिन हम लोग सपोर्टिव ग्रुप में दे सकते हैं, अलॉन्ग विद द कंस्टिट्यूशनल मेडिसिन। साथ में हम लोग मैनेजमेंट पार्ट को देखें कि आप उसको मैनेजमेंट कैसे करना है, कि आप उसमें कोई सपोर्टर लगा दीजिए, सीढ़ी पे नहीं चढ़ना है, नीचे नहीं बैठना है, इस तरह का हम प्रोविजन देंगे कि आप उसको मैनेज कर सकें दवा के साथ, ताकि इसका रिलीफ मिले, परमानेंट क्योर मिले। तो इसको बताया कि इन द ऑस्टियोआर्थराइटिस विल बी रिलीफ टेम्पोररी, यहाँ पे जो ट्रीटमेंट हुआ है कन्वेंशनल मेडिसिन का, वहाँ रिलीफ मिलता है टेम्पोररी, मतलब जस्ट लाइक पेलिसन ग्रुप में वो काम कर रहा है। और वो मेडिसिन का इफेक्ट बहुत सारा है, उस मेडिसिन का खाने से क्या हो रहा है, किसी का गैस का प्रॉब्लम, एसिडिटी प्रॉब्लम, शुगर का लेवल बढ़ जा रहा है, तो दीज आर द साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं। तो ये अवसर हमारे पास मिलता है कि आप इसको कैसे हैंडल कर सकें, और बहुत कॉमन है कि हम इसको मैनेज कर पाते हैं। ठीक है, तो ये तो ठीक है कि मोस्ट देन 20 to 39% जो है इंडिया में जॉइंट प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा 40% वो ऑस्टियोआर्थराइटिस से सफर करता है। और ये ज्यादा किसको होता है, मोर देन 65 ईयर्स, और स्पेशली 45% ये फीमेल में होता है। नेक्स्ट कंडीशन है रिमेटॉइड आर्थराइटिस, आरए, रिमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जिसका कि अदर जगह पे ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। वो सिर्फ और सिर्फ पेन किलर, मल्टीविटामिन देते हैं, स्टेरॉइड देते हैं, स्टेरॉइड देने के बाद उसका बॉडी वेट बढ़ता है, उसका अदर प्रॉब्लम डेवलप करता है, बट परमानेंट क्योर नहीं होता है। बहुत सारे केस
आरए का हमने बहुत अच्छे से मैनेज किया है। उसको हम आगे एक केस तो दिखाएंगे कि आप कैसे इसको मैनेजमेंट कर सकते हैं, कि उसका जो पैरामीटर है, जो ब्लड लेवल है, आरए फैक्टर का हो या एनटीसीपी है, उसको कैसे हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं उसको बाय गिविंग द होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे मैनेज किया जा सकता है, ये एक दो केस में बताएंगे। तो आरए रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये प्रोग्रेसिव डिसेबलिंग मल्टी सिस्टम डिजीज। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में इंपॉर्टेंट था डिजेनेशन, यहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन मल्टी जॉइंट डिसऑर्डर्स की बहुत सारे जॉइंट में, स्मॉल जॉइंट, लार्ज जॉइंट, सारे को इन्वॉल्व करते हैं। सो इट डिस्ट्रक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट, यहाँ डिस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्फ्लामेशन इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो पिक्चर आता है, पेशेंट हमारे पास आता है कि सर सुबह में मॉर्निंग टाइम ग्रेविशन स्टिफनेस इज देयर, स्टिफनेस मेन इंपॉर्टेंट है इसका, खासकर स्मॉल जॉइंट का स्टिफनेस होगा कि सुबह में जब उठते हैं तो उठने के बाद क्या होता है कि बहुत ज्यादा दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि चल नहीं पाते हैं, और चलते चलते हमको आराम मिलता है, जस्ट लाइक रस्टर का सिम्टम की तरह ही होता है। तो ये आर रूमेटाइड आर्थराइटिस का ICD जो 10 क्लासिफिकेशन दिया है M069, और 11 में क्लासिफाई किया है FA20। तो इसका जो हिस्ट्री है, कहीं ना कहीं पास हिस्ट्री रिमेटिक फीवर का रहा होता है, कि आपकी भविष्य में या बचपन में इन चाइल्डहुड ही और सी वाज सफरिंग फ्रॉम रिमेटिक फीवर रहा होगा, और बाद में जाकर के वो रिमेटिक अर्थराइटिस डेवलप किया है। तो हम उसको आर फैक्टर को देखेंगे कि आर फैक्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव आता है तो हम उसको सीरो नेगेटिव में चले जाते हैं, सीरो नेगेटिव पॉलीआर्थराइटिस लाइक एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह आता है, राइटर सिंड्रोम वगैरह आता है। और पॉजिटिव है तो हम रिमेटॉइड अर्थराइटिस ग्रुप में देखते हैं। तो इन इंडियन पीपल अराउंड अमेरिकन कॉलेज ऑफ रिमेटोलॉजी, क्राइटेरिया या डायग्नोसिस का अमेरिकन कॉलेज ऑफ रिमेटोलॉजी की अराउंड 1% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड विथ पीक मीन्स 1 से 2% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन में है वो आरए से सफर कर रहा है आज के टाइम में। दिस डाटा ए गिवन बाय द अमेरिकन कॉलेज ऑफ रिमेटोलॉजी ACR, कि 1 से 2% जो है वर्ल्ड में पॉपुलेशन वो सफर कर रहा है रिमेटॉइड आर्थराइटिस से। और इंडिया में सेम है, 2 to 3% रिमेटॉइड आर्थराइटिस सफर कर रहा है। और मोर कॉमन इन फीमेल, फीमेल में ज्यादा होता है देन मेल, मेल से फीमेल में संख्या इसका ज्यादा है, 3 मतलब 3.1 टू रेशियो, कि 3 अगर फीमेल का है तो 1.2 मतलब 1 के आसपास मेल का होता है। तो ये 70 और 30% का रेशियो में आता है। तो इसका हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे कि ये रिमेटॉइड अर्थराइटिस है या अदर अर्थराइटिस है, तो इसमें जो इन्होंने बताया था कि इसमें इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग इज देयर, स्वेलिंग होता है, और स्टिफनेस जो होगा, जो ज्वाइंट का जकड़न होगा, वो सुबह में ज्यादा होगा। स्मॉल जॉइंट में, फीट में सारे जॉइंट को लगभग इन्वॉल्व करता है, एक्सेप्ट वो PSP मेटाकार्पो, DIP मीन्स डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट को इन्वॉल्व, ये बहुत रेयरली करता है। और कॉमन जॉइंट जो है MC मेटाकार्पो फेरेंजियल जॉइंट को इन्वॉल्व करता है। और इसमें जो मेन जो सिम्टम है कि मॉर्निंग एरावेशन इज इंपॉर्टेंट, मॉर्निंग एरावेशन, मॉर्निंग स्टिफनेस इज देयर, पेशेंट उठेगा, उठने के साथ वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, जैसे ही चलना स्टार्ट करेगा या डे एडवांस होगा उसका प्रॉब्लम धीरे धीरे ग्रेजुअली घटता है। ये एक क्लिनिकल फीचर है, एक एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है जो डिफ्रेंशिएट करता है अदर जॉइंट डिसऑर्डर से। सो दीज आर द पिक्चर, ये पिक्चर है कि रिपेटाइड आर्थराइटिस अगर इसको मैनेज प्रॉपर नहीं किया गया तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, तो बोन डिफॉर्मिटी हो सकता है। बोन डिफॉर्मिटी, इट में भी स्वान नेक डिफॉर्मिटी या जेड डिफॉर्मिटी होता है, कि बोन जो टेढ़ा हो जाता है, बोन टेढ़ा हो जाता है, डिफॉर्मिटी स्टार्ट हो जाता है। तो डायग्नोसिस के लिए बोला गया है कि कैसे आप क्लिनिकली डायग्नोसिस करेंगे सिम्टम बेसिस पे। तो अर्ली मॉर्निंग ज्वाइंट स्टिफनेस, सुबह में ज्वाइंट का स्टिफनेस होगा जो कि लास्ट करेगा मोर देन 1 आवर, 1 घंटे 2 घंटे तक रहेगा। ज्वाइंट में टेंडरनेस होगा, स्वेलिंग ऑफ ज्वाइंट, रेडनेस ऑफ ज्वाइंट, एंड मूवमेंट का लिमिटेशन होगा कि वो प्रॉपरली मूव नहीं कर पाता है। तो ये हम लोग क्लिनिकली हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। और फर्दर हम लोग डायग्नोसिस करेंगे, लाइक ब्लड टेस्ट करते हैं, एक्सरे से करते हैं। तो क्लिनिकली हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि वो पर्सन सफर कर रहा है, मतलब उसको पीड़ित है रिमेटॉइड अर्थराइटिस से। इसमें जो मेन कॉम्प्लिकेशंस की ये भविष्य में जाकर के डिफॉर्मिटी डेवलप करता है। ठीक है, हाथ पैर मुड़ जाता है, बहुत कॉमन। ठीक है, अगर मुड़ गया तो फिर इलाज हम उसको सीधा नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुड़ने से पहले हमारे पास आता है, जरूर उसको मुड़ने नहीं देते हैं। ये प्रयास रहता है, ये टारगेट रहता है कि जो उसमें स्वेलिंग है, स्मॉल ज्वाइंट हो बिग ज्वाइंट हो, स्वेलिंग को रिड्यूस करना, पेन को कम करना, पेन को मिनिमाइज करना। ठीक है, और
मैनेजमेंट के साथ साथ एक्सरसाइज का भी बहुत ज्यादा रोल है, कि बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं कि फिंगर से फिंगर का मूवमेंट करना, फिंगर का एक डिस्टेंस बनाना, मुट्ठी बांधना, कोई रबड़ है उसको खींचना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे एक्सरसाइज को बताते हैं कि कैसे आप उसको दवा के साथ साथ मैनेजमेंट भी पार्ट कर सकें। तो इन्वेस्टिगेशन पार्ट में हमने बताया कि जो क्लिनिकली इसको क्लिनिकल एग्जामिनेशन के थ्रू या क्लिनिकल सिम्टम के थ्रू हम लोग इसको जस्ट प्रोविजनल डायग्नोसिस कर सकते हैं, और फर्दर कंफर्म करने के लिए हम लोग आर ए फैक्टर देखते हैं। आर ए फैक्टर जो पॉजिटिव है, बट ये कंफर्म नहीं करता, इट इज नॉन स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नहीं है कि अगर पॉजिटिव है तो उसको रूमेटाइड आर्थराइटिस होगा ही होगा। कि सम जो फॉल्स पॉजिटिव भी किसी किसी केस में मिलता है। तो इससे अच्छा है कि एंटीसीसीपी जो है, एंटीसीसीपी इज द मोस्ट मोर इंपॉर्टेंट या मोर स्पेसिफिक देन आर ए फैक्टर। एंटीसीसीपी हम लोग करते हैं विच हाईली डायग्नोस्टिक टेस्ट है। तो आर ए फैक्टर पॉजिटिव हो गया तो फर्दर हम लोग करेंगे कि कंफर्म करेंगे, वो इज द स्क्रीनिंग पर्पस, एक स्क्रीन करने के लिए आर ए फैक्टर करते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए हम लोग एंटीसीसीपी करते हैं। अगर जो पॉजिटिव है, जो कि कंफर्म करता है कि उसको आर ए ही है, ल्यूटाइड आर्थराइटिस ही है, प्लस सीआरपी, कहीं भी इंफ्लामेशन होगा सीआरपी लेवल बढ़ता है, ईएसआर एलिवेट करेगा, तो ये सब कंफर्मेटरी ने जस्ट स्क्रीनिंग करने के लिए हम लोग करते हैं। बट मेन इज द आर ए फैक्टर इज इंपॉर्टेंट, एंड एंटीसीसीपी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर डायग्नोसिस। तो ये इसेंशियल स्टार्टिंग में है कि कोई पेशेंट हमारे पास आ गया, उसका क्लिनिकल फीचर लग रहा है कि मॉर्निंग में सुबह में ज्यादा दर्द होती है, दर्द 1-2 घंटे तक वो उठ नहीं पाते, बेड से चल नहीं पाते, कोई काम नहीं कर पाते हैं, और जैसे डे एडवांस करता है, दिन बढ़ता है या चलना स्टार्ट करता है, ग्रेजुअली दर्द कम होता है। तो मेरे माइंड में है कि ये आर ए रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या कोई और अर्थराइटिस है, तो उसको हम लोग फिर कंफर्म करने के लिए इसको ब्लड टेस्ट करते हैं, जहाँ आर ए फैक्टर और एंटीसीपी लोग जांच करते हैं। देन एक्सरे एंड एमआरआई, अगर डिफॉर्मिटी है तो वहाँ पे एक्सरे भी यूजफुल है। बट ये हाईएस्ट आता है कि अगर आर ए फैक्टर और एंटीसीपी कंफर्म हो गया तो एक्सरे उतना कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पे डिफॉर्मिटी डेवलप कर गया है या वहाँ पे जॉइंट का हाइपरट्रॉफ मीन स्वेलिंग ये है, तो उस कंडीशन में एक्सरे करते हैं और एमआरआई करते हैं कि कहीं इरोजन तो नहीं है उसमें, कहीं डिजेनेशन तो नहीं, इरोजन तो नहीं है, उसको कंफर्म करने के लिए एमआरआई टेस्ट करते हैं। बट आर ए फैक्टर और एंटीसीपी वो सफिशियंट है डायग्नोसिस करने के लिए रिमेटॉइड आर्थराइटिस का। तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो है कि उसका हिस्ट्री है रिमेटिक फीवर का रहा होगा कहीं ना कहीं, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काउज बताया जाता है कि इन चाइल्डहुड उसको रिमेटिक फीवर है। और रिमेटिक फीवर होने की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो एंटीबॉडी डेवलप होता है रिमेटिक फीवर में, जिसका नाम है एस्कॉफ एंटीबॉडी, उस वो एंटीबॉडी क्या करता है कि अपने ज्वाइंट को, हार्ट को, स्किन को और ब्रेन को, इस 4 4 प्लेस को इन्वॉल्व करता है इन द स्टार्टिंग फेज, एक्यूट फेज रिमेटिक फीवर में। ठीक है, अगर हार्ट में करता है तो रिमेटिक कार्डिटिस करता है। तो वन कॉम्प्लिकेशन ऑफ रिमेटिक फीवर इज द रिमेटिक कार्डिटिस। रिमेटिक हार्ट डिजीज भविष्य में डेवलप होता है, एक्यूट में कार्डिटिस होता है और इन फ्यूचर इट डेवलप इनटू द रिमेटिक हार्ट डिजीज। तो जैसा बोला जाता है कि रिमेटिक फीवर किसी को हो गया तो वो रिमेटिक फीवर जो है इट लिक्स द जॉइंट एंड बाइट द हार्ट, जॉइंट को चाटता है और हार्ट को काटता है। तो भविष्य में जाकर के या तो आर रिमेटिक फीवर हो सकता है, रिमेटिक अर्थराइटिस हो सकता है, रिमेटिक हार्ट डिजीज हो सकता है। तो उसके लिए आर ए फैक्टर एएसओ टाइटर हम लोग करते हैं। तो ये भी पता करेंगे, लेकिन जनरली मिलता नहीं है कि रिमेटिक फीवर हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये बता ही नहीं पाते हैं, या पेशेंट नहीं बता पाते हैं, अटेंडेंट नहीं बता पाते हैं कि उसका बचपन में फीवर तो सर बहुत सारा हुआ है, लेकिन वैसा कभी नहीं हुआ कि दर्द वाला फीवर हो। तो वो हिस्ट्री में उनको मिल नहीं पाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका रिमेटिक फीवर का ओरिजिन जरूर रहता है कि बचपन में रिमेटिक फीवर रहा होगा तो जाके डेवलप हुआ है। इसलिए बहुत कॉमन है कि किसी का रिमेटिक फीवर का हिस्ट्री मिल जाता है या उसका कुछ इन्फेक्शन लाइक, तो वहां पे हम लोग स्ट्रेप्टोकॉक्सिन मेडिसिन सोचते हैं। अगर इन द हिस्ट्री, इन द बचपन में उसका हिस्ट्री में रिपीटेड टॉन्सिलाइटिस का हिस्ट्री मिला कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन रहा होगा, कि टॉन्सिलाइटिस हुआ बचपन में बहुत सारा, और ना बच्चा वो है अभी जाकर के ज्वाइंट प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, या फीवर रिमेटिक फीवर रहा होगा स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस बिट्टा हेमोलिटिकस। तो वहाँ पे स्ट्रेप्टोकॉक्सिन मेडिसिन का भी यूज कभी कभी इंटरकरेंट रेमेडी के रूप में चलाते हैं, देते हैं। ठीक है, तो वो भी कभी कभी बहुत अच्छा काम करता है अगर हमारा हिस्ट्री में मिलता है स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन का। तो मैनेजमेंट क्या करेंगे कि हमारा जो गोल है, हमारा एम है कि उसको पूरा परमानेंट क्योर नहीं कर पाते हैं तो हम उसको पेन कैसे रिलीव कर सकें, क्योंकि उसका जो डिसेबिलिटी कैसे रिलीव कर सकते हैं, कि बहुत सारा डिजीज इनक्योरेबल डिजीज है, इनक्योरेबल डिजीज में हम लोग उसको क्योर नहीं कर पाते तो वी कैन गिव पैलेट द डिजीज, उसको पैलेशन भी कर सकते हैं, पैलेट कर दिए दैट इज द टाइप ऑफ क्योर जहाँ पे इनक्योरेबल डिजीज है।
लेकिन एक स्टार्टिंग कंडीशन हमारे पास अगर आता है तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। तो हमारा गोल क्या है? टू कंट्रोल द इन्फ्लामेशन, कि इन्फ्लामेशन हुआ है जॉइंट में उसको कंट्रोल कैसे करें, पेन को कैसे कम करें, जो डिसेबिलिटी है, जो चल नहीं पा रहा है सुबह में, किसी का हेल्प लेके चल रहा है, तो उस डिसेबिलिटी को कैसे कम से कम किया जा सके इन केस ऑफ रिमेटॉइड अर्थराइटिस। तो दवा के साथ साथ डायग्नोसिस करें, दवा देने के बाद पेशेंट को एजुकेट भी करना है। एजुकेट क्या करना है कि आप फिजिकल एक्सरसाइज करना है आपको, रोज डेली सुबह उठ के आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। और एक्सरसाइज का तरीका है कि फिंगर का एक्सरसाइज कैसे करना है, हैंड का कैसे करना है, सबका अलग अलग तरीका दिया हुआ है कि कैसे हम उसको मिनिमाइज कर सके अलॉन्ग विद द मेडिसिन। सिर्फ मेडिसिन ही इसमें हमारा वर्क नहीं करेगा, मेडिसिन के साथ हम लोग उसको मैनेजमेंट पार्ट भी जरूर बताएंगे। डाइट, डाइट को भी मैनेज करना है कि आप न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, बीच में विटामिन ज्यादा हो, विटामिन का लो प्रोटीन डाइट लीजिए। अचीविंग एंड मेंटेनिंग हेल्दी फूड्स, वेट ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए। वेट अगर ज्यादा है, ओबेसिटी है, तो ओबेसिटी को कम करना है। और फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलर करना है। ठीक है, तो हमारा एम जो निमेटोइड आर्थराइटिस में वो रहता है कि हाउ टू कंट्रोल द, रिलीव द पेन, पेन को कैसे रिलीव कर सकें, कम कर सकें, इन्फ्लामेशन को कम कर सकें, और डिसेबिलिटी को कैसे मैनेज कर सकें। दूसरी बात है कि अगर पेशेंट ठीक हो गया तो, या पेन उसका सबसाइड कर गया हमारा, तो फिर से दोबारा रिमिशन ना हो, दोबारा फिर से पेन स्टार्ट ना हो, उसको फिर कैसे मैनेज करना है। तो इसके लिए वो एक्सरसाइज की बात किया गया है, डाइट की बात किया गया है, हेल्थ एक्सरसाइज लेना है। तो इस कंडीशन में देखते हैं कि हम रिमिशन को कंट्रोल कर पाते हैं। दूसरा बात है कि कोई पेशेंट हमारे पास आए कि वो क्या कर रहा है कि एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा है या अदर मोड ऑफ ट्रीटमेंट ले रहा है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करें, कि वहाँ पे उस मेडिसिन को रोक देंगे या रोकने बोलेंगे, या पेशेंट नहीं चाहता कि वो एलोपैथिक मेडिसिन या पेन किलर या जो भी दवा खा रहा हो उसको डिसकंटिन्यू करें, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि आप एड ऑन थेरेपी कीजिए, मतलब इसको साथ खाते हुए हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन भी आप खाइए। उसके बाद आप फर्क देखिए कि क्या होता है, कहाँ तक हमारा मेडिसिन काम करता है, कि वो एक तो रिलीफ दे रहा है और एक परमानेंट सॉल्यूशन आपको नहीं मिला, तभी वो आए हैं होम्योपैथी के पास, तो आप उसको एड ऑन थेरेपी के रूप में होम्योपैथी को दे सकते हैं, दिया जा सकता है कि आप दवा खाते हुए इस दवा को खाइए। बिकॉज दोनों का जो एक्शन है वो अलग अलग होता है, हमारा एक्शन जो नर्व पे होता है, नर्व के थ्रू होता है, तो उसका मेरे एक्शन अलग है। आप समझा सकते हैं पेशेंट को, तो पेशेंट को आप एड ऑन थेरेपी के रूप में इसको दे सकते हैं अलॉन्ग विद द कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। जो भी एलोपैथिक मेडिसिन हो, आयुर्वेदिक खा रहे हैं, साथ में अपना मेडिसिन भी चलाया जा सकता है अगर पेशेंट नहीं चाह रहे उसको छोड़ना तो। तो प्रिवेंशन कैसे करेंगे? वन इज एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, उसको एजुकेट करना है कि क्या क्या कंडीशन आपको करना है। एक्सरसाइज, रेस्ट, रेस्ट भी इंपॉर्टेंट है कि आप कोई काम कर रहा है लेकिन उसको रेस्ट प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो रेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करना है कि ज्वाइंट को प्रॉपर पोजिशंस, एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड कोल्ड, जैसे दर्द होता है तो हम लोग बताते हैं कि दो तरह का पानी रखिए, दो गमले में या मग में जहाँ भी हो आपका, और कुछ देर के लिए एक गर्म पानी में डालिए, उसके बाद ठंडे पानी में डालिए, गर्म पानी कुछ देर रखिए 2 मिनट, फिर ठंडे पानी में रखिए। तो वो भी एक थेरेपी है जहाँ पे हम लोग पेन को सब थोड़ा उसको पेन को कंट्रोल कर सकते हैं, दर्द को कम कर सकते हैं। तो ये भी एक्सरसाइज, ये भी बताना है उसको कि एप्लीकेशन ऑफ हीट और कोल्ड पेन रिलीफ के लिए, स्टिफनेस के लिए आप यूज कीजिए रात में कम से कम एक बार, कि 2 जगह पानी लीजिए, एक गर्म पानी रखना, एक ठंडे पानी रखना, और थोड़ा देर गर्म पानी में रखिए, उसके बाद ठंडे पानी में रखिए। दूसरी बात है ज्वाइंट मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज, की ज्वाइंट हमारा मूव करते रहे, कि एक ही पोजीशन में एक जगह पे आप मेंटेन मत कीजिए उसको, एक जगह पे मत रहिए। अगर 1 घंटा बैठते हैं तो 5 मिनट तक चलिए, ताकि ज्वाइंट का जो मोशन होते रहे, मूवमेंट होते रहे। दूसरा मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज, की जहाँ पे एट्रोफी हो गया है या मसल्स वीकनेस हो गया है वहां पे स्ट्रेंथ कैसे करें, ये एक्सरसाइज करना है। जैसे बॉल बॉल को स्पंज करने दिया जाता है उसको, या कोई रबड़ है उसको स्ट्रेच करने के दिया जाता है, तो उस वो हम लोग पेन को मिनिमाइज कर सकते हैं, पेन को कम कर सकते हैं। नंबर 5 द ऑक्यूपेशनल थेरेपी, की कोई ऑक्यूपेशन में जहाँ पेशेंट ऑक्यूपेशन ऐसा है कि उसको बैठना पड़ रहा है, एक ही पोजीशन में बैठना पड़ रहा है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर उसको ऐसा है कि जब जाता है, कोई बैंक का कर्मचारी है या कोई मल्टी इंजीनियरिंग काम कर रहा है, तो वो जाता है कॉन्स्टेंट 6-7 घंटे 8 घंटे बैठ रहे हैं, उसको बोलना है कि आप उसको थोड़ा मूवमेंट करते रहिए, 2 घंटे 1 घंटे में चलिए उसको। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी काम करता है इसमें। साथ में न्यूट्रिशन, डाइट थेरेपी, न्यूट्रिशन एंड डाइट थेरेपी, वेट लॉस इज इम्पोर्टेंट, किसी का वेट ज्यादा है तो उसको इस तरह डाइट मैनेज करें कि वेट को कम किया जा सके। वेट लॉस में भी रिकमेंडेड, ओवर वेट है तो कम करना है वेट को। स्ट्रेस है किसी तरह का, फिजिकल स्ट्रेस हो, मेंटल स्ट्रेस हो, फिजिकल स्ट्रेस खासकर, तो उसको कम करना है, उसको मिनिमाइज करना है, रिड्यूस करना है। तो जैसे बताया था, ओबेसिटी अभी आज के देखा जाता है, ओबेसिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या अदर जॉइंट डिजीज। ओबेसिटी को कैसे कम से कम कर सके, तो उस तरह का डाइट प्लान
बताना है इसको। नेक्स्ट द सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। वो ये भी वन टाइप ऑफ द लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स, कि अभी के टाइम में देखा जाता है, बहुत कॉमन है। 30 ईयर्स हुआ, 20 ईयर्स हुआ, तो गर्दन में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, भट्टाई को चक्कर आ रहा है, वोमिटिंग नोजिया टेंडेंसी हो रहा है। सारा जांच करा का है, सब कुछ भी नहीं मिला। प्रॉब्लम है कि चक्कर आता है। तो चक्कर आना है तो एक मेनिया डिजीज भी हो सकता है, लेकिन अगर उसको एक्सक्लूड कर पाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द सफरिंग फ्रॉम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कि उसका जो ऑक्यूपेशन ऐसा है कि उसको लैपटॉप में काम करना है, कंप्यूटर में काम करना है, जो कि काम कर रहा है। ग्रेजुअली क्या होता है वहां पे, ग्रेजुअली जो बोन का जो सर्वाइकल बोन का वो पोस्चर है वो मेंटेन नहीं होता है, जो उसका जो स्ट्रेंथन है वो डैमेज होता है, जिसकी वजह से डिजेनरेशन स्टार्ट कर जाता है। उस वजह से बताया कि सनलाइट नहीं मिल पा रहा है, आरओ का पानी ले रहे हैं जिसमें कोई मिनरल्स नहीं है, तो बहुत जल्दी उसका बोन का डिजेनरेशन स्टार्ट कर जाता है। आज का जो डाइट है वो डाइट उतना न्यूट्रिशियस नहीं होता है, खाने का टाइम नहीं है, कुछ भी खा करके वो रह जा रहे हैं। तो उस में देखा जाता है कम एज में भी वहां पे स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप हो जाता है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो या स्पॉन्डिलोसिस हो या लंबर हो, बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है। इससे बताया गया कि जो एपिडेमियोलॉजी या जो स्टडी है दैट बताया कि जो मोस्ट ऑफ द सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट, उनका जो डिजीज स्टार्ट होता है फिफ्थ डिकेज ऑफ लाइफ, मीन्स 40-50 के बाद, 50 के बाद। और अराउंड 80 to 90% इंडिविजुअल एक्सपीरियंस दिस डिजेनरेशन आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर्स। ठीक है, एक डाटा है जो बताया गया 50 साल के बाद होते होते मैक्सिमम पेशेंट्स वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से सफर करते हैं। और सिम्टम लेकर आते हैं हमारे पास। सिम्टम क्या आता है, सिम्टम वर्टाइगो सिम्टम, नेक पेन इज देयर। पेन जो है वो बाह में आ रहा है, पेन उसका हाथ में आ रहा है, गर्दन से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर देखा जाए उसका, अगर हम लोग एक्सरे कराते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं जो बोन का अलाइनमेंट है वो कहीं ना कहीं डिसऑर्डर होता है, जिसके वजह से स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप होता है उसका। तो इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सिर्फ दवा दे करके ट्रीटमेंट हो सकता है क्या? तो सिर्फ दवा से ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हम उसका मैनेजमेंट भी करेंगे कि आप पोस्चर सही कीजिए, सर्वाइकल पिलो का यूज कीजिए, अगर पिलो हार्ड ज्यादा मोटा लेते हैं इसको कम कीजिए, बेड का पिलो जो है गद्दे वाला उसको पतला कीजिए। तो ये सब हम लोग मैनेज करेंगे। साथ में एक्सरसाइज बताएंगे कि आप हेड को मैक्सिमम कितना अप रख सकें, मैक्सिमम कितना नीचे नहीं झुके, ऊपर रखना है, तो इसको भी करना है। तो मैनेजमेंट पार्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी ज्वाइंट प्रॉब्लम की हो, किसी ज्वाइंट डिसऑर्डर से वहाँ मैनेजमेंट कराते हैं। तो एक दवा के साथ साथ एक्सरसाइज को जरूर बताना है। और बहुत फास्ट रिलीफ होता है, बहुत फास्ट, मतलब कि अगर सिर्फ मेडिसिन दे रहे हैं और साथ में एक्सरसाइज बता रहे हैं कि कम से कम घर में बैठे हैं तो गर्दन को थोड़ा हाथ से दबाना है, लेफ्ट से राइट से आगे पीछे, इस तरह से जो एक्सरसाइज होता है सर्वाइकल का, उसको बताना है तो बहुत जल्दी आराम हो जाता है। और यहाँ पे परमानेंट सॉल्यूशन की ओर जाते हैं, परमानेंट ट्रीटमेंट से। आगे बताया कि हो सकता है वहाँ पॉल्यूशन करना पड़ो, लेकिन यहाँ पे हम लोग ट्रीटमेंट परमानेंटली उसको क्योर कर सकते हैं। और उसको जो मेंटेनिंग काउज है, उस मेंटेनिंग काउज को भी रिमूव करना है, ताकि जो भी प्रॉब्लम है या जो भी ऑब्स्टकल है रिकवरी में, उसको हम लोग रिमूव कर सकें। जो इंडिया बताया कि 40 to 49 एंड अदर स्टेट, अदर कंट्री लाइक डेवलप कंट्री में 50+ के बाद होता है। इंडिया में कम एज में, अभी तो और कम एज में देखा है, 30 to 35% जो आते हैं हमारे पास। बहुत कॉमन है कि उसका स्टिफनेस है, गर्दन से स्वेलिंग हो गया पीछे, हाथ में दर्द जा रहा है। तो इसको हम लोग देख पाते हैं। तो कैसे हम लोग पता करेंगे, तो एग्जामिनेशन के टाइम नेक माइट अपियर स्लाइटली बेंट फॉरवर्ड, कि नेक को हम लोग बोलेंगे सीधा रखने के, लगेगा थोड़ा आगे झुका हुआ है, पीछे स्वेलिंग है। एंड जब भी मूवमेंट कराने बोलते हैं कि आगे देखिए पीछे देखिए, तो बताएगा कि दर्द होता है सर। ठीक है, तो जो गर्दन को मूव कराने बोलते हैं तो मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है, मीन्स वो उसको अगर हम बोलते हैं कि 90 डिग्री से देखिए इधर साइड में, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऊपर नीचे, तो जो मूवमेंट है उसका कहीं ना कहीं लिमिटेशन हो जाता है, कि मूव नहीं कर पाता, करता है तो दर्द होता है, पीछे देखने से दर्द हो जाता है। तो ये साइन है। और कंफर्म करने के लिए हम लोग उसको एक्सरे कराएंगे, जहाँ पे देखेंगे कि जो बोन का जो अलाइनमेंट है, बोन का जो लाइन है वो प्रॉपर है कि नहीं है, कहीं स्कोलिसिस तो नहीं है, कहीं वो गैप है वो प्रॉपर एक लाइन में है या उसमें डिक्रीज किया है। तो वहाँ पे हम लोग मेडिसिन के साथ एक्सरसाइज की बात करेंगे।
तो ये बताया जैसे कि सर्वाइकल पेन एग्रावेटेड बाय मूवमेंट, किसी टाइप का मूवमेंट करवाते हैं गर्दन को, बाएं मोड़िए दाहिने मोड़िए इधर देखिए, तो उसमें पेन होगा। दूसरा है रेफर्ड पेन, जो अपर लिम में आएगा, शोल्डर ब्लेड में आएगा। बहुत कॉमन है कि पेशेंट को बताएंगे कि सर बाएं हाथ में मेरा दर्द रहता है, झिंझिनी रहता है। तो झिंझिनी रहने का एक कारण अभी देखा जाता है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, स्पॉन्डिलाइटिस है। तो अदर सिम्टम लाइक सर्वाइकल स्टिफनेस, गर्दन में जकड़न होती है, बिजनेस, वर्टाइगो, चक्कर आता है, बैलेंस प्रॉपर नहीं हो पाता है, नीचे झुकने से चक्कर आने लगता है। तो पेशेंट बोलता है सर ऊपर देखते हैं ठीक रहता है, नीचे देखते हैं चक्कर आता है। तो अगर हम लोग मैनेज डिजीज को अगर एक्सक्लूड कर पाते हैं या अदर, तो डेफिनेटली वो जाता है स्पॉन्डिलाइटिस की ओर। कभी कभी सिंकॉप डेवलप होता है एंड समटाइम हेडेक इज देयर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी देखा है तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, खासकर जो डायबिटिक पेशेंट है, जो जिसको कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, बहुत कॉमन है कि फ्रोजन शोल्डर सफर कर रहे हैं। तो हमारा एम होगा कि उसका ब्लड शुगर लेवल कैसे कम कर सके, और जो लिमिटेशन मूवमेंट हो गया शोल्डर का, इसके सैटिन से वहां पे इन्फ्लामेशन हो गया, उस इन्फ्लामेशन कैसे कर सके ताकि जो हाथ उठा नहीं पा रहा है तो उठा पाए, उठा सके, चाहे वो लेफ्ट हो राइट हो बोथ हो। तो यहाँ भी हमारा क्या है, मेडिसिन के साथ साथ एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, कि उसको सिंपल बोलेंगे कि आप हाथ को घुमाइए स्लोली से ग्रेजुअली, आप धीरे धीरे घुमाते घुमाते, बहुत ज्यादा घुमाते सर्किल में घुमाइए एक हाथ को, दूसरे हाथ को, या दीवार के सपोर्ट लेके आप हाथ को उठाइए। तो इस तरह का एक्सरसाइज हम लोग बताते हैं दवा के साथ साथ, ताकि जो उसका हाथ उठ नहीं रहा हो या शोल्डर में पेन हो, शोल्डर में स्टिफनेस हो, स्टिफनेस को कम किया जा सके। ठीक है, इसको फ्रोजन शोल्डर भी बोलते हैं, कि शोल्डर बिकम फ्रोजन, मतलब बर्फ की तरह वो जकड़ जाता है, हार्ड हो जाता है। और इसका कारण भी देखा जाता है कि कोई एग्जैक्ट काउज नहीं है, लेकिन हमने जो देखा है या हमारा जो एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस, कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है वो डायबिटीज सफर कर रहे हैं, या वैसे पेशेंट जो कि एक पोस्चर मेंटेन कर रहे हैं एक ही साइड की, कोई सो रहा है तो लेफ्ट साइड ही सो रहा है, या बैठ रहा है तो एक ही साइड झुक के बैठ रहा है, और कांस्टेंट वो 10 साल 15 साल से उसी पोजिशन में सो रहा है, तो उसको देखा जाता है कि उस हैंड में ये इस तरह का प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, तो ये जो अमेरिकन एल्बो सोसाइटी जो है इसको डिफाइन किया है कि कंडीशन कैरेक्टराइज बाय फंक्शनल रिस्ट्रिक्शन ऑफ बोथ एक्टिव एंड पैसिव शोल्डर मोशंस। ये फंक्शनल रिस्ट्रिक्शन है, कि जो फंक्शन है शोल्डर का उसका कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन है, या तो एक्टिव फॉर्म में या पैसिव फॉर्म में, मतलब या डायरेक्टली इनडायरेक्टली, विच रेडियोग्राफ्स ऑफ गवर्नल जॉइंट आर एसेंशियली अंडर। ठीक है, इसको कोई एग्जैक्ट काउच पता नहीं है, बस अगर मूवमेंट लिमिटेड हो रहा है शोल्डर का, तो इट मे बी द फ्रोजन शोल्डर या एडेसिव कैप्सुलाइटिस। अब आते हैं होम्योपैथिक पार्ट। अभी हमने देखा 3 4 ज्वाइंट, इसके अलावा भी बहुत सारा है, जैसे कि लंबर स्पॉन्डिलाइसिस, वहां भी सेम प्रॉब्लम है, पोस्चर को भी कहीं ना कहीं ठीक करते हैं, पोस्चर को मैनेज करते हैं दवा के साथ, तो वो भी बहुत हद तक हम उसको कामयाब हो पाते हैं। पोस्चर बहुत सारे ऐसे हैं कि दवा खा रहे हैं, अच्छे प्रॉपर दवा ले रहे हैं, बट उसका ठीक नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका मैनेजमेंट देखते हैं, कुछ ना कुछ मेंटेनिंग पाउच है। कि बहुत ऐसा है जो बाइक चला रहे हैं कॉन्स्टेंट, दिन भर बाइक चलाते हैं, या वैसा है कि एक ही पोजिशन बैठते हैं, तो उसको भी कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम होती है। तो दवा के साथ साथ मैनेजमेंट हमको हर जॉइंट डिसऑर्डर के साथ हो। सीरो नेगेटिव में एक एनकाइलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आता है, क्योंकि डिस्कस पे नहीं डाले हैं। एनकाइलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी बहुत पेनफुल डिसऑर्डर्स है, कि वहाँ पे जो ज्वाइंट प्रॉब्लम होती है वो लंबोसेक्युलर स्पाइन, सैक्रम एंड लंबर का प्रॉब्लम होता है, कि जो सैक्रोलाइटिस कॉज करता है इनके सब एनकाइलॉजिंग, जिसमें HLA-B27 पॉजिटिव होता है और सीरो नेगेटिव होता है। और मोस्ट कॉमन जो बोन है दैट इज द सैक्रम एंड लंबर को इन्वॉल्व करता है। और एक्सरे में वहां पे बैम्बू स्पाइन देखने को मिलता है, कि द स्पाइन लुक्स लाइक बैम्बू, स्टिफनेस इज देयर, और स्टिफनेस मोर मार्क इन द सैक्रम, मोर मार्क इन द लंबर, सो लंबो सैक्राटिस लंबो सैक्रल रीजन को इन्वॉल्व करता है एनकाइलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। उसके लिए जो मेडिसिन के साथ साथ हम उसको बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज किस टाइप का, तो स्विमिंग कीजिए, जहाँ पे आपका लंबर वर्टिब्रा हो, सैक्रल वर्टिब्रा, कहीं ना कहीं लंबर वर्टिब्रा का मूवमेंट हो। ठीक है, उस तरह का एक्सरसाइज कराते हैं, खेलने के लिए बोलते हैं। तो स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द उसके लिए है, जो कि एनकाइलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से सफर करता है। अब हम आते हैं कि होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव क्या है, कि होम्योपैथी इसको कैसे जोड़ा जा सके, कैसे इसको हम लोग इसको है, मास्टर हैनमैन ने क्या क्या बोला गया है। तो इन एफ्रोजम 3 ऑफ ऑर्गेनो मेडिसिन की, जो ऑर्गेनो मेडिसिन की किताब है, उसमें 3 एफ्रोजम में बोला गया कि एक कोई फिजिशियन है वो जेन्युइन प्रैक्टिशनर कैसे हो सकता है, कैसे वो मेडिकल आर्ट का जेन्युइन प्रैक्टिशनर हो सकता है। तो उसके लिए 3 क्वालिफिकेशन कम से कम होना चाहिए। पहला क्वालिफिकेशन,
कि नॉलेज ऑफ डिजीज इंडिकेशंस, कि हर डिजीज का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ डिजीज इंडिकेशन मीन्स कि नॉलेज ऑफ डिजीज इन जनरल, कि जनरल एक डिजीज का नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ डिजीज इन पार्टिकुलर, कि हर डिजीज की, और जितने भी पेशेंट हैं, अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस से देखा जाता है कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आए हैं और सब ऑस्टियोआर्थराइटिस से सफर कर रहे हैं, बिकॉज उसका नी पेन है, स्वेलिंग है नी में, पेन है, मोशन का रिस्ट्रिक्शन है। तो नॉलेज ऑफ डिजीज जनरल बता रहा है कि दैट इज द ऑल आर सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस। बट हम लोग जाते हैं पार्टिकुलराइजेशन कि किसी का पेन जो दर्द है वो सुबह में होता है, किसी का रात में होता है, किसी का दिन होता है, किसी को दबाने से आराम मिलता है, किसी को गर्म से आराम मिलता है, किसी को ठंडे सेकने से आराम मिलता है। सो दैट इज द नॉलेज ऑफ डिजीज इन पार्टिकुलर। तो हमको ये नॉलेज होना चाहिए, जनरल भी नॉलेज होना चाहिए और पार्टिकुलर भी नॉलेज होना चाहिए हर एक डिजीज का। उसी को बोला गया है कि व्हाट इज द क्योर इन द डिजीज, दैट इज द इस सिंगल केस ऑफ डिजीज, हर एक सिंगल केस डिजीज का नॉलेज होना चाहिए, बोथ इन जनरल एज वेल एज पार्टिकुलर। तो कैसे पता चलेगा? तो बाय केस टेकिंग। सेकेंड इज द नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर, मीन्स नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर इन जनरल एंड नॉलेज ऑफ मेडिसिन पावर इन पार्टिकुलर। कि जनरल मेडिसिनल पावर की, जो हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस की 15-20 मेडिसिन है, तो कौन सा मेडिसिन किस डिजीज, किस पेशेंट के लिए यूजफुल होगा, उसका पार्टिकुलर नॉलेज भी हमको होना चाहिए। तो ये ड्रग प्रूविंग से मिलता है। और ये दोनों का नॉलेज अगर हो गया तो एक फिजिशियन का नॉलेज होना चाहिए कि हाउ टू अप्लाई ड्रग नॉलेज टू डिजीज नॉलेज, की ड्रग का जो नॉलेज मिला है उसको डिजीज के में कैसे अप्लाई करें, इसका भी नॉलेज होना चाहिए। तभी एक फिजिशियन है वो ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट हो सकता है। ठीक है, ये मिला है, ये दिया हुआ है फिल्म थ्री में, हैनीमैन का। और भी नॉलेज है, लेकिन कम से कम ये थ्री नॉलेज होना चाहिए फॉर बिकम ए जेन्युइन प्रैक्टिशनर और ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट। तो इसके लिए फिर एफ्रोजन बताया गया है कि दो चीज, एक्साइटिंग काउज एंड मेंटेनिंग फंडामेंटल काउज। कि अगर एक्यूट डिजीज है तो वहाँ एक्साइटिंग काउज लेते हैं, और क्रोनिक डिजीज है तो फंडामेंटल काउज लेते हैं। तो जो भी जॉइंट डिसऑर्डर से खासकर देखा जाता है, सारा ऑल ओवर सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक कंडीशन, तो सारे क्रोनिक कंडीशन होता है, तो उसमें फंडामेंटल काउज पता करना होता है कि उसके पीछे सोरा है, सिफिलिस है, साइकोटिक। ठीक है, तो इसके लिए एफएम 5 में बोला गया है कि एक्साइटिंग काउज किसके लिए असिस्ट करेगा, एक्यूट डिजीज के लिए। और क्रोनिक डिजीज के लिए कौन असिस्ट करेगा, फंडामेंटल काउज, जो कि माइजम है, जो कि सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस है। इस फंडामेंटल काउच को पता करने के लिए हैंडमैन ने बताए हैं एक्सक्लूसिव सर्कमस्टांसेस, जिसमें ये 7 पॉइंट दिया हुआ है कि फिजिकल कंडीशन पेशेंट का कैसा है, उसका इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर कैसा है, ऑक्यूपेशन कैसा है, मोड ऑफ लिविंग हैबिटेट कैसा है, हिज सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशन, हिज एज, सेक्सुअल फंक्शन एक्सेट्रा टेकिंग इनटू कंसीडरेशन। कि एक्सेट्रा मींस कुछ और भी लगता है जिसको हम लोग ले सकते हैं। तो ये हम लोग एक्सक्लूसिव सर्कमस्टांसेस है जो कि पता करने के लिए, फंडामेंटल काउच को पता करने के लिए कि बैकग्राउंड में कौन सा माइजम है उसके पीछे, उसको हम लोग ये पूछते हैं। नेक्स्ट इज 78, जहाँ पे बोला गया है जो ट्रू क्रोनिक डिजीज है उसका ओरिजिन क्या है, फंडामेंटल काउच, जिसमें सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस होता है। जो कि क्रोनिक डिजीज है जिसको कि स्टार्टिंग में वो चेक नहीं करते हैं, उसको हम लोग प्रॉपर मेडिसिन से चेक नहीं करते हैं, तो वो क्या होता है, फर्दर लेटेंट में जाता है, अगेन कम इनटू सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन के रूप में आता है, और फुल्ली क्रोनिक डिजीज के रूप में आता है। और एनिमे ने इसको 12 साल लगाए थे इन्वेस्टिगेशन में, सोरा का, माइजम का। और ये तीन है, सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस। तो ये हैनिमन का स्टेटमेंट सब छोड़े। जेएचएल ने बोला है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी फेल टू सेलेक्ट द ट्रू बेसिक रेमेडी बिकॉज वी फर्स्ट फेल टू अंडरस्टैंड द माइमेटिक फेनोमेना। कि कोई भी केस में हम लोग कभी कभी फेल कर जाते हैं कि उसके लिए कौन सा सही मेडिसिन है, बिकॉज हम लोग माइमेटिक कंसीडर नहीं करते हैं। माइंड एंड द रिलेशन दे बियर टू ईच अदर एंड टू द लाइफ फोर्स, की जो वाइटल फोर्स है उसमें जो माइजम का क्या रोल है, इसको हम लोग कहीं ना कहीं मिस करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर मेडिसिन सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो कोई भी क्रोनिक केस में हम जरूर माइजम को कंसीडर करेंगे, ताकि एग्जैक्ट मेडिसिन जो सिमिलर मेडिसिन है, प्रॉपर मेडिसिन है, उसको मिल सके और परमानेंट क्योर हो सके। हरिमोहन चौधरी का इनका कहना है कि द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज ट्यूमर एंड वेरियस डिजेनेटिव ऑर्गेनिक हाइपरट्रॉफी आर द प्रोडक्ट ऑफ मिक्स माइजम। जो भी डिजेनरेशन हो रहा है, जो डिजेनेटिव चेंजेस हो रहा है, उसके कहीं ना कहीं एक माइजम का रोल नहीं है, मल्टी माइजम का रोल हो सकता है। हो सकता है सोरोसिफिलिस हो सकता है, साइक्लोसिफिलिस इज देयर। ऑर्टेगा का कहना है कि डिजेनेटिव डिसऑर्डर डिजीज आर ऑलवेज द आउटकम ऑफ एक्टिव माइमेटिक मिक्सचर्स, कि जो डिजेनेटिव डिजीज है कहीं ना कहीं माइमेटिक मिक्सचर की वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ एक माइजम का रोल नहीं हो सकता है, मोर देन वन माइजम का भी रोल हो सकता है। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट है जो फेवर करता है सोरिक मैनिफेस्टेशन ऑफ जॉइंट, लाइक रिमेटिज्म,
खासकर जहाँ इन्फ्लामेशन हो, जिस टाइप का जॉइंट पेन में इन्फ्लामेशन हो, तो ये ऑलमोस्ट जो होता है सारे, तो नहीं मतलब मैक्सिमम दैट बिलोंग टू सोरा, तो सोरा से बिलोंग करता है। बिकॉज वहां पे बोन का डिस्ट्रक्शन इनिशियली नहीं होता है, स्टार्टिंग में नहीं होता है, अगर इन्फ्लामेशन है, नो डैमेज, नो डिस्ट्रक्शन ऑफ द बोन, बोन का डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में सोरा होता है उसका। और इसका जो दर्द होगा वो न्यूरोलॉजिक टाइप का होगा, नर्व में पेन होगा, ब्रूइस्ड होगा, उस पार्ट में रेडनेस लाल होगा, और प्रेसिव होगा। रिमेटिज्म पेन यूजुअली बेटर बाई क्वाइट रेस्ट एंड वार्म, बताया था मॉडलिटी उसका, रिमेटॉइड आर्थराइटिस का, कि वो रेस्ट से उसको बढ़ता है, रेस्ट से ज्यादा होता है, और वार्म। रिमेटिज्म पेन यूजुअली बेटर बाई क्वाइट रेस्ट मीन्स 16% का जो रिमेटिज्म हो रहा है रेस्ट से ज्यादा अच्छा रहेगा और गर्म हीट देने से अच्छा रहेगा, तो रेस्ट से रिलीफ होता है 16%। हैंड एंड फीट ड्राई, हाथ फीट उसका सूखा होगा, गर्म होगा, एंड बर्निंग इन द सोल एंड फीट। तो ये सब कुछ सिम्टम है जो कि सोरा के फेवर में बात करता है। नेक्स्ट सिफिलिस माइजम। सो सिफिलिस जहाँ पे डिस्ट्रक्शन डिजेनेशन इज देयर, जहाँ डिजेनेशन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, खासकर जो सिफिलिस मेंटल देखा जाता है कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन इज द सिफिलिटिक, कि खुद को अगर डिस्ट्रक्शन कर रहा है, मेंटली हो या कोई खुद को डिस्ट्रॉय कर रहा हो, खुद का कट कर रहा हो, तो दैट बिलोंग टू सिफिलिस माइजम। तो यहाँ पे डिजेनेशन, वो मेंटल की बात है, लेकिन फिजिकल डिजेनेशन मतलब बोन का डिजेनेशन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इसके पीछे सिफिलिस का रोल रहता है, सिफिलिस होता है। अदर सिम्टम्स लाइक बोन पेन, बोन पेन कैसा होगा, स्टिचिंग, सुटिंग, लैंसिनेटिंग, चुभने वाला दर्द, जो एक जगह से दूसरे जगह जाता है वो, खासकर जो लंबे बोन में, लंबा जो बड़ा फीमर टिबिया लॉन्ग बोन में ज्यादा होता है, चाहे वो अपर एक्सट्रीमिटी लोअर एक्सट्रीमिटी, और ये पेन रात में ज्यादा होगा, नाइट एग्रावेशन होगा, सिप्टिक पेन का एक्सेप्शन रात में होता है। बोन पेन लॉन्ग बोन में पेन होगा, पेन रात में ज्यादा होगा, दिन में कम होगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन पेन इन द लॉन्ग बोन, डिस्ट्रक्शन इज इंपॉर्टेंट, डिजेनेशन इज इंपॉर्टेंट, एंड पैरालिसिस करेक्टराइज बाय द मसल वेस्टिंग एंड डिजेनेटिव चेंजेस। तो डिजेनेशन जहां भी है कहीं पे कहीं इसके बैकग्राउंड में सोला हो सिफिलिटिक होता है। साइकोटिक मीन्स इनकोऑर्डिनेशन, इनकोऑर्डिनेशन इंडिकेट साइकोटिक, कि किसी चीज में इनकोऑर्डिनेशन की कोई ग्रोथ हो रहा है तो, लेकिन ग्रोथ कोऑर्डिनेटेड नहीं हो रहा है, कि वो 2 दिन का या 10 दिन का है, ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रहा है या इरेगुलर फैशन में हो रहा है, तो दैट बिलोंग टू साइकोटिक। सो मोस्ट ऑफ द जो कैंसर होता है, कैंसर ग्रोथ होता है, दैट आर मोस्टली साइकोटिक ओरिजिन। तो इनकोऑर्डिनेशन बीच में भी एनाटॉमिकल और फंक्शनल, दैट बिलोंग टू साइकोटिक। ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस देखते हैं यहाँ पे दोनों का रोल होता है, साइकोसिफिलिटिक। साइकोटिक क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस, कि जो एस्ट्रोजन का लेवल है उसका इम्बैलेंस, दैट इज अ साइकोटिक। एंड जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो सोरा, सॉरी सिफिलिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस में दोनों का रोल रहता है, जैसे हमने बताया था कि बहुत सारा स्टेटमेंट था जहां पे बोला गया कि जो भी डिजेनेटिव डिसऑर्डर है उसके पीछे न कहीं मिक्स माइजम का रोल होता है। अदर द मेलिग्नेंसी ऑफ द बोन, बोन मेटास्टेसिस एंड सार्कोमा, जो भी कैंसर है, दैट और बिलोंग टू, मैक्सिमम बिलोंग टू साइकोटिक। साइकोटिक पर्सन गॉटी एंड रिमेटिक डायथेसिस, रिमेटिज्म, नमनेस, पैरालिसिस, वीकनेस एंड एक्सट्रीमिटी आर साइकोटिक। तो ये हम लोग क्लास क्लियरिफाई कर दिया कि सोरा का डिफिशिएंसी डिसऑर्डर बोलते हैं, साइकोसिस डिपोजिशन डिप्राइवेशन ऑफ टिश्यू, इनकोऑर्डिनेशन एंड सिफिलिस डिस्ट्रक्शन आर डिस्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स दैट बिलोंग टू सिफिलिस। ना कुछ कुछ मेडिसिन है जैसे रस्टक्स, 2 4 मेडिसिन डिस्कस कर रहे थे। रस्टक्स का जो मोडलिटी खासकर देखा जाता है मॉर्निंग एग्रावेशन की, फर्स्ट मोशन एग्रावेशन, कंटिन्यूड मोशन रिलीफ, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक रस्टक्स। ये सारे लगभग रिमेटिक पेन में ये बहुत अच्छी मेडिसिन है रस्टक्स, जो काम करता है, या सबसे ज्यादा देखा जाता है कि वो रस्टक्स इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेडिसिन, या रिपोर्टराइज भी करेंगे सिम्टम लेकर के तो रस्टक्स बहुत ज्यादा आता है, कॉस्टिकम रस्टक्स वगैरह आता है। जहाँ पे स्टिफनेस इज इंपॉर्टेंट, स्टिफनेस मोर मार्क इन द एक्सट्रीमिटी, और बेटर बाय कंटिन्यू मोशंस, चलने से आराम होता है। नमनेस, फॉर्मिकेशन मीन्स लगता है कुछ चल रहा है। ट्रेमनिंग, टेंडरनेस ऑफ द नी जॉइंट में टेंडर होगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस में टेंडरनेस ज्यादा होगा। और वीकनेस ऑफ द आर्म्स एंड लेग, हाथ पैर में कमजोरी लगेगा, वीकनेस लगेगा, इसके साथ साथ उसका हमारा ये सिम्टम है। फिर अदर फीचर में हम उसको कंसीडर करेंगे, जैसे टंग देखेंगे, डिजायर देखेंगे उसका, और कैरेक्टरिस्टिक जो कंस्ट्रक्शन है उसको देखेंगे, इसके साथ में कंफर्म दैट वेदर रस्टक्स इंडिकेटेड और नॉट, रस देखेंगे उसका। कॉल्चिकम
कॉल्चिकम खासकर जो गॉटी डायथिसिस होता है, कि जिसको यूरिक एसिड बढ़ा हो, ज्वाइंट पेन हो, स्वेलिंग हो, वार्म से रिलीफ हो रहा हो, तो वहां पे हम लोग कॉस्टिकम सोच सकते हैं। और स्मॉल जॉइंट के लिए बहुत इफेक्टेड है, जहाँ पे हाइपर की वजह से हो रहा है। पेन इसका वन पार्ट से अदर पार्ट शिफ्ट होते रहता है। ब्रानिया ब्रानिया जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है, खासकर ऑस्टियोआर्थराइटिस में, या वैसा जॉइंट डिसऑर्डर जहाँ पे ड्राइनेस है, जहाँ पे ड्राइनेस की वजह से पेन हो रहा है। क्योंकि ब्रानिया जो होता है, इसमें ड्राई हर चीज होता है। इसमें लिखा है, अगर एलेंस में देखते हैं कि ड्राइनेस इज द ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन इज द इम्पोर्टेंट ब्रानिया, कि हर जगह का ड्राइनेस हो, चाहे वो इंटेस्टाइन हो तो कॉन्स्टिपेशन डेवलप करता है। ज्वाइंट पेन हो तो पेन होता है, पेन के साथ रेडनेस इज देयर, बिकॉज वहां पे फ्लूइड का फॉर्मेशन नहीं, ड्राई है, तो बार बार घिसने से रेडनेस होगा, पेन होगा, स्टिचिंग पेन होगा, टीयरिंग पेन होगा, खासकर नी ज्वाइंट में। सो ड्राइनेस इज हर जगह ड्राई। सो ब्राइनिया हम लोग बहुत सी मेडिसिन है, खासकर ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जहाँ पे ड्राइनेस है, पेन स्टिचिंग टीयरिंग टाइप का पेन है। स्वेलिंग इज नॉट देयर, स्वेलिंग नहीं है, अगर है भी तो रेडनेस इज देयर, लाल है उसका पूरा, तो वहाँ पे ब्राइनिया सोच सकते हैं। और प्रेशर से पेनफुल होता है, कि दबाने से पेनफुल होगा, दर्द होगा उसका। अर्निका मोंटेना बहुत कैरेक्टरिस्टिक फियर ऑफ अप्रोच, कि छूने नहीं देगा, टच करने नहीं देगा। पार्ट कि उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, गाउट है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रिमेटिक पेन है, बट पेशेंट इज अनेबल टू टच, कि उसको टच करने नहीं देगा, छूने से डर लगता है। इसलिए लिखा हुआ ग्रेट फियर ऑफ बीइंग टच और स्ट्रक बाय एनी पर्सन नियर हिम, मतलब कोई उसको टच करने जाएगा तो छूना नहीं देता, छूने नहीं देता है। ठीक है, सब बहुत सारे फॉर्मिका रूफा, बहुत सी मेडिसिन है, खासकर जो स्मॉल जॉइंट पेन के लिए, जहाँ रेडनेस इंपॉर्टेंट, अन पेन रिलीफ बाय प्रेशर, और मोशन से एग्रावेशन होता है, रेस से रिलीफ होता है इसमें। लेफनेंथिस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस लंबर के लिए बहुत सी मेडिसिन है। अब आते हैं केस के बारे में, तो टाइम कम है, केस हमको दिखाना है। दिस केस एंड लेडी इज एजेड 45 ईयर्स, वो सफर करे थी ज्वाइंट पेन से, और मोर देन 10 ईयर्स से। प्रॉब्लम ये था, हमारे पास जब आए हमारे पास, तो उसका एक हाथ उठता नहीं था, एक हाथ में स्वेलिंग था, राइट साइड हैंड में, शोल्डर में स्वेलिंग, हैंड में स्वेलिंग, मीन्स इतना था कि एक हाथ से उठाओ दूसरे हाथ को रखती थी, दूसरे हाथ को उठाना है तो दूसरे हाथ का सपोर्ट लेना होता था, रोटी नहीं बेल पाती थी, मतलब बहुत। सुबह उठने से पहले वो बताइए कि सर कोई दवा आपको दिए हुए थे डॉक्टर साहब, वो 3 बार खाते थे दर्द की दवा, तब जाके उठते थे सुबह। किसी ने मेरा नंबर दिया, रेफरेंस दिया, वो आई हमसे दिखाने के लिए, तो उसका मैंने ट्रीटमेंट किया, और ये सब सिम्टम लिया। सिम्टम बेसिस पे हमारे पास जो मेडिसिन आया था वो रस्टक्स से आया था, और रस्टक्स मैंने 0/2 से स्टार्ट किया उसको। डेली ओडी फॉर 16 डेज, 16 दिन तक उसको ओडी दिया। और उसका जो इम्प्रूवमेंट है, हम ज्यादा किस डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि टाइम का लिमिटेशन है। तो रस्टक्स हमने दिया 27/2/2025 को, और अभी उसका 0.16 चल रहा है, अल्टरनेट डे, एवरी अल्टरनेट डे। हम रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे कि इसका जब हमने दिया था 27 फरवरी 2025 में, इसका जो आर फैक्टर था 201 था। नेक्स्ट अप्रैल 9 2025 का किया हुआ है, इसमें आर फैक्टर 172 आ गया है। सी रिएक्टिव 40 60 था, एसओ टाइटर 231। नेक्स्ट May 16 आर फैक्टर 96 हो गया है। सी रिएक्टिव 14, इसमें था सीआरपी, वो 60 था, इसमें घट के 18 हो गया है। नेक्स्ट जुलाई 9 9 का 9 जुलाई 2025 का है, सीआरपी 8 हो गया है, ऑलमोस्ट नॉर्मल पे चला गया है, आर फैक्टर 83.1। सितंबर का इसका केस देख लो, सीआरपी जो है वो 6.95 आ गया है, आर फैक्टर 17.17 एकदम और नॉर्मल हो गया है। एयर टाइटर इज विद इन द नॉर्मल रेंज। तो दिस इज ओनली बाय द रस्टक्स मेडिसिन, ओमिथी मेडिसिन रस्टक्स। एंड अभी उसका 0.16 चल रहा है, पेशेंट इज फुली सब काम कर पा रही है, स्वेलिंग सबसाइड कर गया है। जो भी प्रॉब्लम था कि दूसरे को खाना बना के रखी हुई थी, अभी सबको हटा के खुद से खुद कर रही है। तो ये हम लोग होम्योपैथी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो ये सिर्फ सिम्टम के बेसिस पे हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, इसका हमने पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन को भी साथ में रखा है, कि आप इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है या कर सकते हैं। तो उसको मैंने दवा के साथ साथ डाइट का मैनेजमेंट, जो एक्सरसाइज है, नॉर्मल एक्सरसाइज करने बोला गया है, जो भी काम है खुद कीजिए, आपको खुद रखने की जरूरत नहीं है। तो हमने देखा कि बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है, और अभी तक पेशेंट इज ऑलमोस्ट अंडर, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम वो फिंगर में आया है, अभी बचा हुआ है, बाकी सारा ठीक हो चुका है, लगभग ठीक मतलब कंट्रोल हो चुका है, क्योंकि रिमिशन अभी तक नहीं हुआ है। और हर 2 3 महीने में उसको ब्लड टेस्ट रिपोर्ट करवाते हैं। लास्टली एक हमारा स्टडी था, रिसर्च स्टडी था, आरबीटीएस में मैं करवाया था, या
हमारा टीम थी, उसमें किया था। तो इसमें था इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन वर्सेस प्लेसिबो इन द पेन मैनेजमेंट ऑफ नी एंड हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस की। यहाँ पे हमने जो पेन है उसको, नी या हिप का ऑस्टियोआर्थराइटिस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो एक डबल ब्लाइंड रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल लिया था, जिसमें कुछ पेशेंट को सैंपल लेकर के 30% का, और उसका स्टडी किया था। ये 2021 मई से 2000 फरवरी 2022 तक किया था, जिसमें कि पार्टिसिपेंट और दो ग्रुप लिया था, क्योंकि कंट्रोल ट्रायल आरसीटी है। तो एक ग्रुप को हमने मेडिसिन दिया, कंसोल मेडिसिन, और दूसरे ग्रुप को प्लेसिबो दिया था। उसका जो असेसमेंट किए थे 0 मंथ पे, बेस लाइन पे, और 3 मंथ, और एवरी 3 मंथ में किया था। ये सब है डाटा कि हमने कैसे एनालिसिस किया, पेयर टेस्ट किया, बिफोर आफ्टर, दोनों ग्रुप में भी, इंटर ग्रुप या, और कंसोल्ट गाइडलाइन को हमने दिया था, सीटीआरएम में भी रजिस्टर कराया था, और आउटकम वो बहुत अच्छा मिला। जिसका कि जिसमें देखा गया कि सबसे मोस्ट कॉमन मेडिसिन जो हमारा रस्टक्स आया है, रस्टक्स इज अराउंड 35% पेशेंट को रस्टक्स आया है। आफ्टर रस्टक्स मेडोडायनम इज देयर, ब्रानिया इसके बाद 20% आया, 20% पेशेंट को ब्रानिया जो आया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन में। सिफ्लाइनम भी आई थी। तो ये सारा मेडिसिन हमारा कॉमनली यूज मेडिसिन, जो कि हमको देखने को मिला कि बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, बहुत अच्छा रोल है, जो पेन को कम कर सके, पेन को मैनेज कर सके ऑस्टियोआर्थराइटिस में। ठीक है, तो ये हमारा इंडिकेशन था रस्टक्स किस किस बेसिस पे दिए थे, सिप्लाइनम का, मेडोराना का, ब्रानिया का। और इसको हमने आईजीआरएच, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी, सीसीआरएच का जो मैगजीन है, ये जर्नल है, उसमें पब्लिश कराया था आईजीआरएच में। और इसका अभी वर्ल्ड लेवल पे साइटेशन हो रहा है, और मोर देन ऑलमोस्ट सारे वर्ल्ड में लगभग कहीं ना कहीं डाउनलोड हुआ है इसका, क्योंकि हर मंथ रिपोर्ट आता है कि अभी तक कितना डाउनलोड हो गया, मोर देन 1000 डाउनलोड हो चुका है इसका। लास्ट कंक्लूजन पार्ट, बिकॉज टाइम लास्ट कर रहे हैं। तो अल्टीमेट कंसर्न ऑफ एवरी फिजिशियन मस्ट बी अंडरस्टैंड द माइजेमेटिक फेनोमेना, कि माइजम को जरूर कंसिडर करेंगे, ताकि जो डिजीज को हो उसको प्रॉपरली स्टैंड अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें, और उसको प्रॉपर मेडिसिन हम लोग दे पाए। तो उसमें माइजम को नहीं छोड़ना है, माइजम को लेना है। कि कभी कभी होता है कि सब कुछ सही होते भी हमारा मेडिसिन का जो क्योर होना चाहिए वो क्योर नहीं हो पा रहा है, हो भी रहा है तो रिमिशन हो रहा है, तो हम लोग माइजम करेंगे। It also is very useful to comprehend and align the variety of use to old times with respect to present day डिजीज होम्योपैथिक लिटरेचर मीन्स जो पहले का जो था, अभी का जो लिटरेचर है, और अभी का जो डिफिकल्टीज को कैसे काउंटर किया जा सके विद द होम्योपैथिक मेडिसिन। और ये सारे रेफरेंसेस हैं, ये वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो मेरा आर्टिकल आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप डाल सकते हैं इस पे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत ही ज्ञानवर्धक सेशन था। समय से हम लोग थोड़ा चल रहा, हमारा समय आगे बढ़ गया है 4 मिनट से, सो डिस्कशन का समय यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन आपका सेशन बहुत ही अच्छा था सर, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और बहुत बहुत धन्यवाद आईएफपीएच के पूरे टीम की तरफ से, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप एक बार फिर से हमारे साथ आए और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो एक बार फिर से आपका बहुत धन्यवाद है। साथ साथ मैं सभी सब पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। इसके साथ ही हमारे हिंदी सेशन का समय समाप्त होता है, और मैं ये सेशन इंग्लिश सेशन को हैंड ओवर करती हूँ।